गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था ऑर्गेनाइजेशन। और ऑर्गेनाइजेशन में हमने दो टाइप के ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ा, एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और एक कॉन्स्टिट्यूशनल। कॉन्स्टिट्यूशनल कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होती है और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल कौन कौन सी होती है, वो भी सारी हमने चीज़ें एक फ्रेमवर्क के रूप में पढ़ी। आज हम एक एक जो है एक एक ऑर्गेनाइजेशन को डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं और सभी उन पार्ट्स को कंप्लीट करेंगे जो पार्ट्स हमारे एसएससी या फिर यूपीएससी हो या फिर सिविल सर्विसेज हो उसमें पीटी में पूछ लिए जाते हैं। साथ ही अभी जो नोट्स है, अभी हमारा जो ये बैच है पॉलिटी स्पेशल का, वो जो है लास्ट सितंबर के लास्ट में कंप्लीट हो जाएगा। और साथ ही लास्ट जब ये सितंबर में कंप्लीट होगा तो उसके बाद ये अपग्रेड हो जाएगा, जिसमें आपकी मूल विधि और काफ़ी सारे ऐसे कंसेप्ट ऐड कर दिए जाएंगे जिससे आपका जो सिविल सर्विस का जो आईएएस का जो पीटी है और साथ में जो भी आपके अन्य एग्जामिनेशन है उसमें आप बेहतर स्कोर कर पाएंगे। साथ ही इसमें हम प्रैक्टिस शीट्स भी प्रोवाइड कराएंगे जो हमने लूसेंट और घटना चक्र की आपको पीडीएफ के रूप में जो दी है आपको, वो सभी उनको हटा करके उन सबको मर्ज करके और अपने तरफ से और क्वेश्चन ऐड करके, चूंकि एक घटना मेरे पास टारगेट भी आ गया है तो वहाँ पे भी लगभग 1500 के करीब क्वेश्चन है, तो वे सभी क्वेश्चन को एक जगह ऐड करके पीडीएफ के रूप में दे दिए जाएंगे और उन एक एक क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, समझना है और उसके बाद कंसेप्ट आपके क्लियर हो ही रहे हैं और उन चीज़ों को पढ़ना है और सीधा एग्जाम में बैठना है। ठीक है। साथ ही हमने एक सीरीज और चालू करेंगे कि हर 15 दिन में, है ना, जब बैच अपग्रेड होगा हर 15 दिन में एक एक 1500 की सीरीज भी चलानी स्टार्ट करेंगे। उससे बच्चों को ये बेनिफिट होगा कि बच्चा जो ये परचेज करता है प्रैक्टिस बैच वो परचेज नहीं करेगा, साथ ही उनको इसी बैच में सुविधाएं मिलने लगेंगी। ठीक है। और जो पॉलिटी के नोट्स है, हम सब जानते हैं कि पॉलिटी के नोट्स जो है वो पहले डेली मिलते थे और उसमें कभी कभी ऐसा होता था कि बच्चों को कुछ को मिलते थे कुछ को नहीं मिलते थे, है ना। और फिर ऐसा होता था कि शेड्यूल हमारा भी बिजी होता है तो उसमें फिर किसी को मिले हैं किसी को नहीं मिले हैं। ठीक है। या बच्चे ने पता चला सेव ही नहीं किए, वो डिलीट हो गए, तो बच्चा फिर दोबारा से मांगता था कि सर नोट्स दे दीजिए, तो वहाँ पे एक थोड़ा सा अननेसेसरी क्रिएट होता है। तो हम क्या काम करेंगे, आप अपने पॉलिटी के नोट्स खुद से क्रिएट कीजिए और साथ ही जब आपका बैच कंप्लीट होगा तो आपको पीडीएफ के रूप में नोट्स मिल जाएंगे और उनका आप प्रिंट आउट निकलवा के आप उसको लर्न करना चालू कर दीजिएगा। ठीक है। अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन के बारे में तो हम सब जानते हैं कि सबसे पहले हम जो ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। हम जो पढ़ेंगे यहाँ पे वो पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब होता है संवैधानिक संस्था, जिसका कहीं ना कहीं उल्लेख हमारे भारत के संविधान में दिया गया है। ठीक है। अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में तो हम यहाँ पे 3 संस्थाओं के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे, जिसमें पहली होगी आपकी यूपीएससी, देन सेकंड होगी आपकी एसपीएससी और लास्ट होगी आपकी जेपीएससी। ठीक है। अगर हम बात करें यूपीएससी के बारे में तो हम सब जानते हैं कि जो हमारे यूपीएससी है जिसकी जो फुल फॉर्म है वो है आपकी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यानी कि हिंदी में बोलेंगे इसको संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है। साथ ही अगली हमारी संस्था है एसपीएससी, यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। यानी कि अगर हम बात करें हिंदी में तो इसको हम बोलेंगे राज्य लोक सेवा आयोग। अगर हम बात करें तीसरी बॉडी के बारे में तो तीसरी है जेपीएससी, यानी कि इसकी जो फुल फॉर्म होगी वो होगी
जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी इसको हिंदी में हम बोलेंगे संयुक्त लोक सेवा आयोग। तो ये हमारी 3 संस्थाएं हैं जिनको हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप में पढ़ेंगे। और साथ ही हम सब जानते हैं कि अगर हम बात करें यूपीएससी और एसपीएससी के बारे में, तो ये हमारे आर्टिकल 234 में है, सॉरी 315 है ना, 234 तो कुछ और हो जाएगा। और जेपीएससी के बारे में बात करें तो ये कि स्टैच्यूटरी बॉडी है, ठीक है, यानी कि वैधानिक संस्था है। तो फाइनली हमने अभी ये जाना कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें जो हमारी पहली बॉडी होगी वो होगी आपकी यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। सेकंड होगी आपकी एसपीएससी यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। और लास्ट होगी आपकी जेपीएससी यानी कि जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। अगर हम बात करें यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में, तो हम सब जानते हैं कि ये जो एक संस्था है वो एक सेंट्रल लेवल पे एग्जाम को कंडक्ट कराता है, जो हमारे सिविल सर्विसेज के लिए एग्जामिनेशन होते हैं, लाइक आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, ठीक है, या जितने भी हमारी ऑल सर्विसेज हैं, यानी कि ऑल इंडिया सर्विसेज जो होती हैं, जो सेंट्रल जो है सर्विसेज होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस होती हैं, उनके ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। और ये जो यूपीएससी है और एसपीएससी है, ये दोनों ही एग्ज़ाम बॉडी है, बल्कि एग्ज़ाम बॉडी तीनों ही है। फ़र्क इन तीनों में क्या है कि ये सेंटर लेवल पे एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है और एसपीएससी अपने राज्यों में एक सिविल सर्विस के एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। चूँकि ये जो एसपीएससी है ये हर राज्य में इसका गठन किया जाता है, क्योंकि जैसे बात करें यूपी पीएससी हो गया है ना, बिहार पीएससी हो गया है ना, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, आपका उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, ईटीसी, ठीक है। और अगर हम बात करें जेपीएससी के बारे में, तो ये एक जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। इसमें एक से अधिक राज्य मिलकर के अगर राज्यपाल जो है सिफारिश करे, तो पार्लियामेंट के द्वारा एक जेपीसी यानी कि जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया जाता है, जो कि एक संयुक्त स्तर पे एक से अधिक राज्यों के एग्जाम को कंडक्ट कराता है, ठीक है। तो फाइनली अगर हम बात करें कि अगर मान लीजिएगा जैसे यूपी है, तो यूपी का बना हुआ है, जैसे यूपी पीसीएस होता है ना, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो अब अगर हम बात करें यूपी पीसीएस के बारे में, तो यूपी पीसीएस अपने ही स्टेट के एग्जाम को कंडक्ट कराएगा। अब मान लीजिएगा कि हमारे सपोज दैट कि यूपी में कोई ऐसा कमीशन नहीं है, तो यूपी ले लो, मध्य प्रदेश ले लो, या फिर एक आध राज्य हो ले लो, तो ले लेते हैं। अगर इन तीनों के राज्य मिल करके एक सिफारिश करें, है ना, कौन है देखना, तो अगर इन तीनों राज्यों के राज्यपाल सिफारिश करें, तो पार्लियामेंट के द्वारा एक जो है संस्था का जो है गठन किया जाता है, जिसका नाम है जेपीएससी यानी कि जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। अभी आप केवल इतनी इंफॉर्मेशन समझे कि यूपीएससी क्या होता है, एक ये एग्जाम बॉडी है, एसपीएससी भी एग्जाम बॉडी है और जेपीएससी भी एग्जाम बॉडी है, ठीक है। ये काम कैसे करती है, किस तरीके से चीज़ें इंप्लीमेंट करती है, वो सारी की सारी चीज़ें मैं एक एक करके डिफाइन करता हूँ। कॉपी कीजिए इसको फटाफट से, मैं आपको टाइम भी दे रहा हूँ कॉपी करने के लिए, जिससे कि क्योंकि अभी आपको नोट्स तो मिलेंगे नहीं, और एक एक चीज़ मैं स्क्रीन पे भी देख पा रहा हूँ कि बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है। अब के बारे में, जो पॉलिटी में जो लड़की टॉपर थी वो थी ज्योति सिंह। इस लड़की ने लगभग 100 क्वेश्चन पॉलिटी के थे, सीरीज के क्वेश्चन दिए थे, और इसके 99 क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट थे, एक क्वेश्चन में गलती थी। तो कंग्रेचुलेशन, और आप ऐसी ही मेहनत करते रहिए, ठीक है, आपको निश्चित सफलता मिलेगी। देखो क्या होता है, आप थोड़ा सा बात को समझो। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आपको शायद समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। आपने देखा होगा कि
लोहा जो होता है ना, उसको आप जितना पीटते हो, जितना गर्म करते हो, उतना ही ज्यादा एक, देखो मैं आपको एक कहानी से समझाता हूँ। आप मार्केट जाइए और आप मार्केट से एक भुट्टा लीजिए, भुट्टा जो होता है ना, भुट्टा है ना, भुट्टा लीजिए, तो वो एक पीस आपको 5 रुपए का दे देगा, ठीक है। लेकिन अगर आप उसी भुट्टे को किसी मार्केट से उसको गर्म करके, लाइक वो उसको पका करके दे, तो वही भुट्टा आपको उससे दुगनी या तिगनी कीमत पे मिलेगा। लाइक अगर आपने कोई भुट्टा 5 रुपए का लिया, जो कच्चा है, बिल्कुल सिका हुआ नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल भुट्टा है, और आप दूसरा भुट्टा ले रहे हो सिका हुआ, बिल्कुल वो नींबू वींबू लगा के देगा, सेक वाक के अच्छी तरीके से देगा, तो उसकी कीमत और उसकी कीमत में अंतर होगा। कुछ बच्चे हैं जो इस बात को समझ गए होंगे। अगर हम जब तक अपने आप को जलाएंगे नहीं, तड़पाएंगे नहीं, देखो छोटी मोटी बातें सब जगह होती है। ऐसा होता है ना कि अगर मान लीजिएगा मैं आपसे कहने लग जाऊं कि भाई आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, बढ़िया पढ़ रहे हो, ये हो जाएगा, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आपकी कमी अगर हम बताते चले ना, देखो मुझे भी वो व्यक्ति बहुत पसंद है जो कमियां बताता है, अच्छा ही तो। अब मेरे मेरे मुंह पे कोई व्यक्ति है तो मेरी बढ़ाई करेगा, पीछे तो भाई तो मोदी को भी तो गाली मिलती है, तो हम तो कुछ है ही नहीं। मोदी को भी गाली मिलती है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो सपोज दैट कि कोई भी काम के लिए नेगेटिव पॉइंट भी होते हैं, पॉजिटिव भी पॉइंट होते हैं। अगर वो भुट्टा ये सोच ले कि नहीं मैं जल नहीं सकता, तप नहीं सकता, तो क्या उसका रेट बढ़ेगा? बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, वो तो सस्ते के दाम में बिकेगा। तो अपने आप को जलाना सीखो और अपने आप को इतना इतना सहनशीलता बना दो कि आगे चल के जो आपको गलत भी कह रहा है ना, वो आपको सोचे हाँ भाई मैंने इसको गलत बोला था और ये है, ऐसे है, ये बंदाज, ये व्यक्ति है। तो कहने का मतलब ये होता है कि ऑफिसर्स बनने के लिए आपको वो सभी पहलू देखने होंगे, चाहे वो नेगेटिव में हो चाहे वो पॉजिटिव में हो। आप क्या सोच रहे हैं, यूपीएससी का चेयरमैन है, एसपीएससी का चेयरमैन है, जेपीएससी का चेयरमैन है, क्या इनको गाली नहीं मिलती होगी? अभी ये कोई यूपीएससी में कोई भी कुछ भी ये अनाउंस कर दे, तो जो कुछ लोग ऐसे हैं कि वाहवाही भी करेंगे, कुछ लोग ऐसे इन्हें गाली भी देंगे। दोनों चीजें होती हैं, दोनों पहलू होती है और इनको दोनों ही झेलनी होती हैं। भाई अगर नरेंद्र मोदी विपक्ष की बात सुन के ये एक्शन ले ले कि विपक्ष ने मुझे ऐसा बोला, तो फिर वो नेता थोड़ी ना है। आप समझ रहे हो ना? हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरे पॉजिटिव भी हैं और मेरे नेगेटिव भी हैं, है ना? आप पढ़ रहे हो, आपके भी पॉजिटिव है और नेगेटिव भी होंगे। आपके जितने भी इनके चेयरमैन होंगे, इनके भी पॉइंट नेगेटिव होंगे, पॉजिटिव भी होंगे, ठीक है? आप इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं, एग्जामिनेशन में क्या नेगेटिव होगा क्या पॉजिटिव होगा, ये भी आपको आगे चल के पता चलेगा। तो कहने का मतलब ये होगा कि हमें हर चीज इस तरीके से मैनेज करनी होती है कि हम एग्जाम को एक बेहतर तरीके से कंडक्ट कर सके, ठीक है? चलिए भाई, तो आपने इतनी बात क्लियर की, अब हम थोड़ा सा डिटेलिंग में पढ़ते हैं इनके बारे में, फिर हम आगे बढ़ते हैं, है ना? अब हम एक हेडिंग डालेंगे 3 पॉइंट के नाम से, जिसमें सबसे पहले हो, देखना ये दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे यहाँ, ठीक है, यहाँ पे कट गया इतना, ये यहाँ हाथ ही नहीं आ रहा, यहाँ देखना, यहाँ यहाँ, ठीक है। देखो यूपीएससी, पहली हेडिंग डालेंगे यूपीएससी, ठीक है। देन सेकंड इज एसपीएससी और लास्ट जेपीएससी। अब इनके बारे में हम कुछ डिटेल पढ़ना चालू करते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहां पे हम एक एक को लाइन में ले लेते हैं और कोशिश करेंगे कि ये तीनों कैटेगरी जो है, तीनों संस्थाएं हैं, वो आज ही कंप्लीट कर दे, ठीक है? अब ध्यान से समझने की कोशिश करना बच्चे। सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में? यूपीएससी के बारे में। अगर हम बात करें यूपीएससी के बारे में, तो हम सब जानते हैं कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। हम इसको देखना, कट गया क्या ये? एक मिनट होगा, इसकी घुमाओ कैमरा घुमाओ। एक सेकंड रुको बच्चे, जरा स्क्रीन पे से कट रहा है ये।
बस भाई बस हो गया, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशनल जगह नहीं बची है, चलो कोई बात नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में, तो सबसे पहले हम इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो अब ध्यान से समझना, यूपीएससी क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? बिल्कुल है, यस। क्यों? क्योंकि इसका आर्टिकल 315 है और ये आर्टिकल 315 में दी गई है, तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो यस, ये भी आपका आर्टिकल 315 में है। लेकिन जो जेपीएससी है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? तो आंसर होगा नो। क्यों? ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। इतनी बात आप समझे। अगर हम बात करें इनके चेयरमैन के बारे में, चेयरमैन प्लस मेंबर के बारे में, तो क्या इनके चेयरमैन और मेंबर होते हैं? तो देखो यहां पे एक तो यूपीएससी में एक तो होगा चेयरमैन और प्लस 10 होंगे मेंबर। साथ ही वहीं एसपीएससी में भी एक होगा चेयरमैन और प्लस 10 होंगे मेंबर। और जेपीएससी में भी आपका एक चेयरमैन होगा और प्लस 10 होंगे मेंबर। अभी मैं डिटेलिंग आपको समझा दूंगा, मैं एक बार नोट कर लेता हूं सारी चीजें जिससे कि क्लियर हो जाए बात, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे अपॉइंट के बारे में। इनको अपॉइंट कौन करता है? तो हम सब जानते हैं कि इज नोन एज बाय प्रेसिडेंट। ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं। ये किसके द्वारा नियुक्त होते हैं? बाय गवर्नर के द्वारा, गवर्नर के द्वारा होते हैं। और ये किसके द्वारा होते हैं? ये होते हैं, हम सब जानते हैं, ये भी राष्ट्रपति के द्वारा होते हैं, प्रेसिडेंट। अपॉइंट हो गया। अब हम बात करते हैं रिमूव के बारे में। तो इनको रिमूव कौन करेगा? तो देखो रिमूव करेगा, रिमूव भी यहां प्रेसिडेंट करेगा, यहां पे भी प्रेसिडेंट करेगा और यहां पे भी कौन करेगा? बाय प्रेसिडेंट। क्या यहां पे सलाह ले सकते हैं किसी की? तो बिल्कुल ले सकते हैं। यहां पे जब राष्ट्रपति इनको रिमूव करेगा तो वहां पे जो एडवाइस होगी वो किसकी होगी? वो होगी सुप्रीम कोर्ट की। यहां पे भी सुप्रीम कोर्ट की होगी और यहां पे भी सुप्रीम कोर्ट होगी। कुछ बच्चों ने पॉलिटी पढ़ी हुई है तो उनको मैं बता दूं, यहां पे वो हाई कोर्ट समझ रहे होंगे क्योंकि स्टेट की बात है, ये एक एक्सेप्शन केस है, याद रखिएगा, यहां पे सुप्रीम कोर्ट ही होगा। अगर हम बात करें रीजन ऑफ मैं यही लिख देता हूं, रीजन ऑफ रिमूवल, क्या कारण होता है इनको हटाने का? तो पहला कारण होता है क्या? इनका मिसबिहेवियर, ठीक है, या फिर मतलब ऐसा लिख लो प्रूव्ड मिसबिहेवियर, और एक आपका इनकैपेसिटी, कैपेसिटी। अगर हम रीजन के बारे में बात करें तो हम सब जानते हैं कि अगर किसी भी मेंबर का, चेयरमैन का अगर बिहेवियर सही नहीं है और उसका बिहेवियर प्रूफ हो जाए कि हाँ इसने गलत बोला है, तो उसको हटाया जा सकता है। लेकिन प्रूफ होने के बाद, ऐसा नहीं कि किसी ने वैसी कह दिया कि जो वो चेयरमैन है उसने हमें ऐसा बोल दिया तो जा करके गवर्नमेंट उसके खिलाफ एक्शन ले लेगी, ऐसा नहीं होता। हर चीज में कोई ना कोई प्रूफ चाहिए होता है, ठीक है। अगर मान लो मैं किसी को गलत बोल देता हूं या कोई मुझे गलत बोल देता तो उसके लिए एविडेंस की जरूरत होती है। तो उसी प्रकार से, या कोई व्यक्ति है, अब जैसे मोदी जी हैं, मोदी जी किसी को गलत बोल देंगे तो डेफिनेटली अगर वो एविडेंस के रूप में है तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई तो एक्शन होगा उनके खिलाफ। अब जैसे राष्ट्रपति हैं, अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन कर दे तो ऐसा नहीं कि उनको एकदम हटा देंगे। उसके लिए आप लोग जानते हैं, आपने राष्ट्रपति के बारे में इम्पीचमेंट प्रोसेस पढ़ा है कि उसमें क्या बनता है, उसमें एक जो है
एक कमेटी बनती है जिसमें सीजीआई होता है और कुछ अन्य जज होते हैं जो उसकी जांच करते हैं कि नहीं करते। या फिर अगर हमें किसी जज को हटाना हो तो उसका भी अगर मिसबिहेवियर होगा, प्रूव्ड मिसबिहेवियर, ठीक है, जैसे कि आपका रंजन गोगोई थे, उनके ऊपर सेक्स हरासमेंट का जो है एक वो लगा था, जो है एक उन पे आरोप लगा था, लेकिन क्या हुआ, सरकार इतनी पागल थोड़ी ना है कि उसको उनके ऊपर कोई भी आरोप लगा देगा तो हट जाए, वो एकदम उसको सस्पेंड कर देंगे, नहीं, प्रूफ नहीं हुआ पाया, बस प्रूफ हो जाता तो आज रंजन गोगोई जी नहीं होते, रंजन गोगोई को हटा दिया जाता उसी टाइम, अब तो खैर रिटायर हो गई है। लेकिन याद रखेंगे कि अगर कोई भी ऐसा केस होगा तो उसको प्रूफ करना पड़ेगा, और प्रूफ करेंगे तभी एक्शन होगा, लीगल एक्शन। तो अब इसके बारे में थोड़ी सी डिटेलिंग समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें यूपीएससी के बारे में तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि हमारे संविधान के आर्टिकल 315 में होती है। एसपीएससी यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये भी हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि हमारे संविधान में आर्टिकल 315 में आती है, लेकिन ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, इसको हम एक स्टेचुरी बॉडी बोलेंगे, एक वैधानिक बॉडी बोलेंगे। कितना टाइम हो गया? अच्छा, अगर हम बात करें चेयरमैन और मेंबर के बारे में तो यूपीएससी में एक चेयरमैन होता है और 10 मेंबर होते हैं, साथ ही एसपीएससी में भी एक चेयरमैन और 10 मेंबर होते हैं, और यहां पे भी एक चेयरमैन और 10 मेंबर होते हैं, ठीक है। अपॉइंट इन सभी मेंबर्स को, चाहे वो जेपीएससी का हो, चाहे वो एसपीएससी का हो, चाहे वो यूपीएससी का हो, सबको राष्ट्रपति ही अपॉइंट करेगा। बस एसपीएससी के व्यक्ति को जो अपॉइंट करेगा, चाहे वो चेयरमैन हो चाहे वो मेंबर हो, उसको करेगा गवर्नर। रिमूव सबको राष्ट्रपति कर देगा, किसकी सलाह पे? सुप्रीम कोर्ट की सलाह पे। और हटाने का रीजन क्या होना चाहिए? प्रूव्ड मिसबिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी। इतनी बात बताइए, आप समझते हैं कि नहीं समझते? कॉपी कीजिए इसको फटाफट से। अगर कोई चीज समझ में ना आए, देखो हालांकि मेरे पास काफी सारे कल बच्चों के जो है कमेंट आए, ठीक है। देखो ऐसा होता है, देखो अभी थोड़ा सा ये है कि मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जो आपका क्लास में जो आपका डाउट सेक्शन बना हुआ है ना, आपका जो डाउट सेक्शन बना हुआ है, तो उस डाउट सेक्शन में आप कमेंट किया करो तो वो कमेंट मिल जाएगी मुझे, है ना। अब ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे के लिए एक ही ग्रुप बना हुआ है। अगर मान लो 15,000 अकाउंट बने हुए हैं तो 15,000 का सबका क्लास डाउट जो होगा वो सबका अलग अलग होता है। तो आप अपने डाउट सेक्शन में जितने भी बच्चों से ऐड होते हैं वो सभी एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, शेयर होते हैं, एक दूसरे की बातें वो जो है सुनते भी हैं, देखते भी हैं और सब कुछ करते भी हैं। तो वहां पे आप जब कमेंट देते हो ना, मान लीजिएगा किसी बैच में 40 बच्चे हैं और वो 40 बच्चों में से किसी ने 3 ने कमेंट की, 3 ने डाउट बना, तो वो बाकी के जो बच्चे हैं ना, फिर उनका भी वो शायद वे भी बच्चे सुने। भाई मान लो जैसे एक बैच है केडी 36, तो केडी 36 में जो है 250 कितने बालक है देखना, 250 के करीब अराउंड में बालक हैं, उसमें बच्चे हैं। तो अब मान लो जैसे 2 बच्चों ने उसमें डाउट पूछा कि सर ये राष्ट्रपति से रिलेटेड ये मैटर है, ये क्या होगा, है ना, इम्पीचमेंट प्रोसेस का ही पूछ लिया। तो वो जो बाकी के 248 बच्चे हैं ना, तो उनको भी वो चीजें सुननी चाहिए कि अगर किसी बच्चे ने डाउट पूछा है तो ये डाउट हमारा तो नहीं है, या किसी बच्चे का अगर डाउट आया तो क्यों आया, इसका मतलब वो चीज कुछ यूनिक है। भाई अगर नॉर्मल चीजों के डाउट नहीं आते तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो कॉपी करो फटाफट से। कॉपी हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं ना। तो इतनी बात हमने जानी, समझी, पढ़ी, ठीक है। आप इसको नोट कीजिएगा, ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे बॉडी के बारे में। ये चलो पहले टेन्योर ले लेते हैं। अगर हम टेन्योर के बारे में बात करें, कार्यकाल के बारे में बात करें, तो यहां पे जो मेंबर होते हैं इनका कार्यकाल 6 ईयर या फिर 65 ईयर होता है। मतलब
कि अगर कोई व्यक्ति 56 साल की एज में या मान लीजिएगा 50 साल की एज में चेयरमैन बनता है तो वो 6 साल काम करेगा, यानी 56 साल तक करेगा काम। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मान लीजिएगा 63 साल की उम्र में ज्वाइनिंग किया एज ए चेयरमैन के रूप में, तो अब चूंकि 65 तक लास्ट एज है तो 2 ही साल काम करेगा, फिर वो 6 साल काम नहीं करेगा। तो ये मतलब होता है। यहां पे होगा 6 साल, लेकिन जो एज होगी लास्ट एज वो होगी 62 साल, और यहां पे भी 6 साल और लास्ट एज होगी 62 साल। लिख लीजिए फटाफट से। अगर हम बात करें सैलरी के बारे में, इनको सैलरी कहां से मिलती है, माल जो है इनकी जो सैलरी है कहां से मिलती है, तो इनकी सैलरी जो मिलती है वो मिलती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, यानी कि भारत की संचित निधि से। एसपीएससी का जो चेयरमैन और जो मेंबर हो उनको सैलरी मिलती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ, किससे, स्टेट से, यानी राज्य की संचित निधि से। और यहां पे भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। अगर हम बात करें बॉडी के बारे में, तो ये किस टाइप की बॉडी है, तो खैर हमें पता चल गया है कि ये सभी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और ये भी आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये आपकी एक स्टेचुरी बॉडी है। लेकिन ये जो बॉडी है ये आपकी एक एग्जाम बॉडी है, ये भी आपका एग्जाम बॉडी है, और ये भी एक एग्जाम बॉडी है जो एग्जाम कंडक्ट कराती है। ये आपका ए और बी ग्रेड के एग्जाम कराती है, ए और बी ग्रेड के एग्जाम, ठीक है। ये भी आपका ए और बी ग्रेड के एग्जाम कराती है। देखो ग्रेड के बारे में भी मैं आपको बता देता हूं, ग्रेड एग्जाम, और ये भी आपके ए और बी ग्रेड के एग्जाम कराती है, ए और बी ग्रेड के एग्जाम। अगर मैं बात करूं ग्रेड के बारे में, तो हम सब जानते हैं कि हमारे जो देश है इंडिया में जो 4 प्रकार के ग्रेड होते हैं, यानी कि 4 टाइप के जॉब्स होती हैं, यानी कि जो हमारे ग्रेड होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। पहला होता है ए ग्रेड, दूसरा होता है बी ग्रेड, तीसरा होता है सी ग्रेड, फोर्थ होता है डी ग्रेड। ए बी सी डी है ना, ए बी सी डी 4 ग्रेड होते हैं। अगर मैं ए और बी ग्रेड की बात करूं तो इनका एग्जाम कराती है यूपीएससी, और सी और डी ग्रेड की बात करूं तो इनका एग्जाम कराती है एसएससी। एसएससी के बारे में भी बताएंगे हम आपको। तो भाई ए ग्रेड का तो ऑफिसर ही बनता है, बी ग्रेड का भी ऑफिसर बनता है, सी ग्रेड के थोड़े से लोअर कैटेगरी के लोग बनते हैं, और डी कैटेगरी के पियोन टाइप के या और भी छोटी कैटेगरी के जो मतलब एक तरीके से एम्प्लॉय होते हैं वो बनते हैं। अब देखो गवर्नमेंट जॉब डी ग्रेड की है, सी ग्रेड की है, बी ग्रेड की है, ए ग्रेड की है तो सरकारी जॉब ना, पावर सभी में होती है। बस फर्क ये होता है कि अब देखो जैसे डी ग्रेड का कोई व्यक्ति होता है, अगर वो अच्छा काम करता है तो सी ग्रेड पे भी आ जाता है, सी से ए पे बी पे भी आ जाता है प्रमोशन लेके। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ए ग्रेड पे है, उसका डिमोशन होकर के वो बी ग्रेड पे भी आ जाता है, तो ऐसा भी होता है, ठीक है। तो और क्या पढ़े इसमें, और तो लगभग ये कंप्लीट सही हो गया आपका। अब हम बात करते हैं रिजाइन के बारे में, ठीक है। ये रिजाइन अगर दें तो किसको देंगे, रिजाइन के बारे में बात करें तो इज नोन एज, ये रिजाइन देगा यूपीएससी के चेयरमैन या मेंबर प्रेसिडेंट को, ये देगा गवर्नर को, और ये किसको देगा, प्रेसिडेंट को देगा, ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट के बारे में, तो इनकी जो सर्विस कंडीशन है, वो कौन तय करता है, तो हम सब जानते हैं भारत का राष्ट्रपति तय करता है इनकी सर्विस कंडीशन। या फिर ऐसा एक चीज और लिख लेते हैं, सर्विस कंडीशन के साथ साथ नंबर ऑफ मेंबर, ठीक है, यानी कि सदस्यों की संख्या भी निर्धारित राष्ट्रपति करेगा। एसपीएससी की भी राष्ट्रपति करता है,
और यहाँ पे भी कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। अभी चीजें मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन ना लेना। रूल एंड रेगुलेशन, इनके लिए जो रूल एंड रेगुलेशन बनते हैं, रूल एंड रेगुलेशन, तो यूपीएससी के जो रूल एंड रेगुलेशन बनाती है वो कौन बनाती है, पार्लियामेंट बनाती है, बाय पार्लियामेंट। यहां पे कौन बनाती है, यहां पे बाय स्टेट लेजिस्लेचर बनाती है। अब स्टेट लेजिस्लेचर तो मैंने आपको पढ़ा दिया, जिसमें आपकी विधानसभा और विधान परिषद होती है, और यहां पे बनाती है बाय पार्लियामेंट, यानी कि संसद। ठीक है भाई, कंप्लीट हो गया ये आपका, तीनों बॉडी आपने कंप्लीट कर ली है। थोड़ी सी बात और जान लेते हैं, अगर इनकी जितनी भी जो आपकी रिपोर्ट होती है, चाहे वो यूपीएससी की रिपोर्ट हो, चाहे वो एसपीएससी की रिपोर्ट हो, चाहे वो जेपीएससी की रिपोर्ट हो, अगर यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी रिपोर्ट अपनी किसको देगी, सबमिट टू प्रेसिडेंट, ये एसपीएससी सबमिट टू गवर्नर, और वो सबमिट टू प्रेसिडेंट। बस एक पॉइंट आखिरी था इसमें, बाकी हमने पूरी डिटेलिंग पढ़ ली है। अब एग्जाम में यहां से कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आप क्लियर कर दोगे, अगर आपने अच्छी तरीके से कंसेप्ट को पढ़ा है, चीजें समझी हैं, मेहनत की है। और भाई जिसने मेहनत नहीं की है और फालतू की बकवास की है, तो भैया वो तो फिर दुनिया भर में कमी निकालता फिर हो जाएगा, इसमें ये कमी है, उसमें ये कमी निकलेगी, उसमें हो गया। ठीक है, ठीक है ना, आपको इनको पढ़ना पड़ेगा, साथ में खुद भी एफर्ट करते चले, और साथ ही ये भी ध्यान रखें कि अपना दिमाग भी चलाएं। ठीक है, थोड़ा सा अपनी भी तरफ से थोड़ा सेल्फ स्टडी को ज़्यादा कीजिए, है ना। कॉपी कर लीजिए इसको, मैं अब एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं कि अगर हम बात करें यूपीएससी या फिर एसपीएससी या फिर जेपीएससी, तो इनके जो सभी के मेंबर्स और चेयरमैन होते हैं, इनका एक टेन्योर होता है। यूपीएससी के चेयरमैन और आपका मेंबर का जो टेन्योर होता है वो 6 ईयर और 65 ईयर होता है। यहाँ पे 6 ईयर 62 ईयर होता है, यहाँ पे 6 ईयर और 62 ईयर होता है। ठीक है, यानी कि 62 और 65 को आप मान लेंगे मैक्सिमम एज मान लेंगे। ठीक है, इतनी साल तक ये होते हैं, लेकिन इनकी कोई मिनिमम एज नहीं होती। सैलरी इसको मिलती है यूपीएससी के चेयरमैन और मेंबर को, किसको मिलती है सैलरी, कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से। एसपीएससी को जो सैलरी मिलती है वो स्टेट कंसोलिडेट फंड ऑफ स्टेट से मिलती है, और वहां पे भी स्टेट से मिलती है। ठीक है भाई, वहां पे भी आपको स्टेट से मिलती है। ठीक है, अगर हम बात करें नेक्स्ट के बारे में, तो हम सब जानते हैं कि बॉडी जो है ये एक एग्जाम बॉडी है, ये भी एग्जाम बॉडी है, ये भी एग्जाम बॉडी है। बस ये एक से अधिक राज्यों का मिलकर के एग्जाम करा देती है, इसलिए हम इसको जॉइंट पब्लिक सर्विसन कह देते हैं। रिजाइन प्रेसिडेंट को देंगे, इसके मेंबर गवर्नर को देंगे, इसके मेंबर प्रेसिडेंट को देंगे। सर्विस कंडीशन और नंबर ऑफ मेंबर, यानी कि यूपीएससी में की सर्विस कंडीशन क्या होगी, सेवा शर्तें क्या होंगी, कितने मेंबर होने चाहिए, कितने मेंबर नहीं होने चाहिए, उनकी जो संख्या है वो कितनी होनी चाहिए, वो सब निर्धारित करता है भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, यहाँ पे भी राष्ट्रपति, यहाँ पे भी राष्ट्रपति, और यहाँ पे भी राष्ट्रपति। और साथ ही रूल एंड रेगुलेशन कौन बनाता है, यूपीएससी के लिए पार्लियामेंट बनाती है। और यूपीएससी किसके अंडर काम करती है, क्रमिक मंत्रालय के अंडर में, पर्सनल मिनिस्ट्री के अंडर में काम करती है, जिसका हेड होता है पीएम। और साथ ही एसपीएससी के लिए जो भी रूल एंड रेगुलेशन बनेंगे वो स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगी, और इसके लिए भी जेपीएससी के लिए भी पार्लियामेंट बनाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास ओवर होती है, आपका ये तीनों संस्थाएं कंप्लीट हो गई है। देखो भैया, नोट्स के लिए कोई भी मैसेज ना करे, बिल्कुल भी। ठीक है, हाँ, कोई भी मैसेज नहीं करेगा किसी भी टीम को, टेक्निकल टीम को। ठीक है भाई, आपके जितने भी मैसेज जो आप कर रहे हैं वो सभी मैसेज को मैं रीड कर रहा हूँ, जितने भी बच्चे यहाँ पे हैं सभी के मैसेज रीड हो रहे हैं, कौन बच्चा किस क्या बात कर रहा है टेक्निकल से, वो सारी चीज़ें अब हमारे अंडर में है। ठीक है, तो जो भी आप मैसेज करेंगे 100 बार भेजने से पहले सोच लीजिएगा, क्योंकि अगर जिसने भी कोई गलत मैसेज किया तो उसके खिलाफ जो है आपका एक्शन हो सकता है, लीगल एक्शन। अभी 3 बच्चों ने हमारे क्लासेस को अभी जो है फेक तरीके से जो है हैकिंग करने की कोशिश की, उनके तहत आईटी एक्ट के तहत उनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया है। तो ऐसे बच्चे सचेत रहें, जो गलत मैसेज कर रहे हैं या फिर जो है वीडियोस को लीक कर रहे हैं, वो थोड़ा सा सतर्क हो जाएं। ठीक है भाई, और जितने भी आपके मैसेजेस होंगे वो सभी
यहाँ से रीड होंगे, तो इसलिए ध्यान रखेंगे। तो कोई भी ऐसा मैसेज ना करे अननेसेसरी, और साथ ही नोट्स के लिए तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि नोट्स के लिए मैंने आपको बता दिया है, आपको जो नोट्स है वो आपको मिल जाएंगे जल्दी। और साथ ही आपको जब आपका ये पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आपको एज ए पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगे, और जिस बच्चे को ना मिले तो टीम के पास मैसेज कर दीजिएगा, वो आपको पूरी पीडीएफ दे देगा, लेकिन बैच कंप्लीट होने के बाद, लगभग 5 से 6 दिन बाद, ठीक है। ऐसा मत कर देना कि पता चला बैच आज ही खत्म हुआ 9 बजे सुबह और रात को ही मैसेज कर दिया, ऐसा नहीं करना। आपको खुद मिल जाएंगे नोट्स, नोट्स की टेंशन ना लेना, ठीक है भाई। तो मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।